नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। फरीदाबाद में मिला ब्लास्ट लिंक, अल फलाह कॉलेज में पहुंचा बम निरोधक दस्ता। बटेंगे तो फटेंगे, लाल किला ब्लास्ट पर बीजेपी नेता चित्रा वाघ के बयान से सियासत गरमाई। कल्याण डोंबिवली में शिवसेना उभाटा और मनसे को झटका, कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल। योगी सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं को मिली नाइट शिफ्ट की अनुमति। और 43 दिन का अमेरिकी शटडाउन खत्म, ट्रंप ने विधेयक पर किया हस्ताक्षर और बताया कितना हुआ नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली धमाके की गुत्थी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। फरीदाबाद से आई इस खबर ने जांच एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। अल फलाह कॉलेज के पार्किंग एरिया से डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड एक सफेद बेजरा कार बरामद हुई है, वही कार जिसकी तलाश दिल्ली धमाके के बाद से चल रही थी। अब बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच चुका है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक टीमें कार की बारीकी से जांच कर रही हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या इस कार में भी धमाके की कोई कड़ी छिपी है? क्या ये वही गाड़ी है जो लाल किले के पास धमाके से पहले देखी गई थी? जांच का दायरा अब और बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में अब तक 250 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। 12 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। इनमें डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी और उमर मुजम्मिल से जुड़े कई संदिग्ध शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों को बिल्डिंग नंबर 17 और कमरा नंबर 13 का भी सुराग मिला है। ये वही जगह बताई जा रही है जहां दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची गई। उधर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अब ईडी ने शिकंजा कस लिया है। आरोपी डॉक्टरों और उनसे जुड़े नेटवर्क की फाइनेंशियल जांच शुरू कर दी गई है। और इसी बीच उमर की नई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। 10 नवंबर दोपहर 2:05 पर उसकी बेजरा कनाट प्लेस की आउटर सर्कल से गुजरती दिखी, यानी कि संसद भवन से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। अब जांच एजेंसियों के लिए हर मिनट, हर सुराग बेहद अहम है, क्योंकि दिल्ली धमाके की ये गुत्थी धीरे धीरे लेकिन खतरनाक ढंग से खुलती दिख रही है। दिल्ली का ब्लास्ट केस अब सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आतंकी नेटवर्क की परत दर परत साजिश बनता जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट ने अब राजनीतिक गलियारों में भी धमाका कर दिया है। बीजेपी ने इस धमाके को देश की चेतावनी बताते हुए नया संदेश दिया है। बटेंगे तो फटेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ ने कहा है कि अब वक्त आ गया है देश को एक होकर जवाब देने का। उनका कहना है कि एक है तो सेफ है, यानी कि अब ये ब्लास्ट सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। विभाजन नहीं, एकता की सुरक्षा की गारंटी है। बटेंगे तो कटेंगे नहीं, अब बटेंगे तो फटेंगे, ये इशारा हमें साफ मिल चुका है। दिल्ली के लाल किला परिसर में 10 नवंबर को कार ब्लास्ट हुआ। जांच में सबसे पहले कार में मिले डीएनए सैंपल से डॉक्टर उमर उन नबी की पहचान हुई। इसके बाद फरीदाबाद में छापेमारी कर डॉक्टर मुजम्मिल गनाई और डॉक्टर अदिल को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में एक शिक्षित व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आया, जिसका मकसद कई जगह पे सीरियल अटैक करना था और उन्हें विदेश से यू कासा नाम के हैंडलर से निर्देश मिल रहे थे। ये सब आपने और मैंने खबरों में देखा ही है। और एक बात क्या आपको इसमें दिख रही है? इन सारी आतंकी वारदातों में शामिल लोग भारतीय नागरिकता रखने वाले औरंगजेब की औलादे थी। और इसीलिए हमें भारतीयों को एक होना होगा, क्योंकि सत्ता के लिए उलेमा बोर्ड की समाज विघातक मांगे मानकर दस्तखत करने वाले, नए वक्फ बोर्ड का विरोध करने वाले, एक तरफ वोट चोरी का नाटक और दूसरी तरफ एसआईआर का विरोध करने वाले, जिन्हें मस्जिदों के लाउडस्पीकर चलते हैं लेकिन हनुमान चालीसा नहीं चाहिए, जो खुद को लिबरल का मीठा लेबल लगाते हैं, भाषा प्रांतवाद करके हिंदुओं में फूट डालते हैं लेकिन वोटों के लिए एक खास समाज को गले लगाते हैं जहां भाषा प्रांत की कोई शर्त नहीं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि अब बटेंगे तो कटेंगे नहीं, बटेंगे तो फटेंगे होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले विपक्ष को करारा झटका लगा है। शिवसेना और मनसे को एक साथ बड़ा झटका देते हुए शिवसेना और भाटा, बहुजन विकास अघाड़ी और मनसे के कई दिग्गज नेता बीजेपी के रंग में रंग गए हैं। वसई विरार से लेकर कल्याण डोंबिवली तक भाजपा का झंडा अब और ऊंचा लहराने को तैयार है। ठाणे जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष पवार, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के शहर अध्यक्ष मिलिंद महात्रे, वसई से भाटा के पूर्व पालघर जिलाध्यक्ष एडवोकेट नम्रता बेती ठाकुर, विभाग प्रमुख रवि थालकर, डोंबिवली शहर प्रमुख ओमनाथ नाटेकर सहित अनेक समर्थकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने मुंबई स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इन नेताओं का स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की विकास यात्रा में अब सबका साथ मिल रहा है। यानंतरच्या काळात पुढे नेणं हे अत्यंत गरजेचं होतं आणि म्हणून अशा चांगल्या आणि त्या भागांमध्ये तिथल्या सर्व नागरिकांबरोबर प्रत्यक्षपणे संबंध असणारे अशा सर्व विविध पक्षांमधील असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना फक्त साथ घातली की यावेळेला आपण सर्वांनी मिळून एक कल्याण डोंबिवली आणि कल्याण डोंबिवलीमधील असणारी अनेक विषय या विषयाला यानंतरच्या काळात आपल्याला पुढे नेण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून एकत्रपणे एक विचाराने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये आणि महाराष्ट्राचे लोकप्रिय असे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये आपण सर्वांनी एकत्र येऊन पुढे जाऊया। खरं तर ओम असेल किंवा मिलिंदला तर विनंती केली। इस मौके पर पूर्व मंत्री कपिल पाटिल ने इसे ठाणे की राजनीति में बड़ा बदलाव बताया। उन्होंने कहा सुभाष पवार का भाजपा में आना मुरबाड इलाके में जीत की गारंटी साबित करता है। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और नए चेहरों के जुड़ने पर संगठन में जबरदस्त उत्साह देखा गया। वहीं नए शामिल नेताओं ने भी मोदी और फडणवीस के विकास मॉडल पर भरोसा जताते हुए कहा कि अब हर क्षेत्र के विकास और पारदर्शिता की राजनीति के लिए बीजेपी ही सही विकल्प है। मुरबाड, वसई और डोंबिवली से आए सैकड़ों समर्थकों ने भाजपा का दामन थामकर भले ही ये दावा कर रहे हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव में मुकाबला अब एक तरफा होगा और निशाना रहेगा सिर्फ कमल का फूल, लेकिन ये दावा चुनाव के बाद कितना सही साबित होता है ये देखना दिलचस्प होगा। कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब महिलाएं 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीआर टीम के अनुसार घर से लेकर कार्यस्थल तक महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कड़े उपाय किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अक्टूबर के पहले सप्ताह में यूपी कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद ये निर्णय लागू किया गया है। इसके तहत महिलाओं की लिखित सहमति राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत करानी होगी। सरकार ने इसके साथ ही महिलाओं के लिए ओवरटाइम सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी है। इसका भुगतान दोगुना मजदूरी दर पर किया जाएगा। साथ ही कारखानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सीसीटीवी निगरानी और महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य की गई है। योगी सरकार ने महिलाओं को सभी 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति भी दे दी है, जबकि पहले केवल 12 श्रेणियों तक ही अनुमति थी। ये फैसला औद्योगिक विस्तार और तकनीकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अमेरिका में 43 दिन तक चले सरकारी शटडाउन का आखिरकार अंत हो गया। स्थानीय समय अनुसार बुधवार शाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन खत्म करने के लिए विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। ट्रंप ने इस अवसर पर डेमोक्रेटिक पार्टी पर शटडाउन का ठीकरा फोड़ा और इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भारी नुकसान बताया। उन्होंने कहा कि शटडाउन से लाखों कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला और छोटे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। शटडाउन के चलते 20,000 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई या देर से चली। इसके अलावा लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार द्वारा मिलने वाले भोजन से वंचित रहना पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि शटडाउन से हुए आर्थिक नुकसान की पूरी गणना हफ्तों या महीनों में ही संभव होगी।
ट्रंप ने कहा कि शटडाउन खत्म करने का निर्णय लेने के बाद भी सरकार को पूरी तरह से चालू होने में कुछ दिन लग सकते हैं। एयरपोर्ट्स और अन्य संघीय संस्थानों में सेवाओं को सामान्य स्तर पर लाने में समय लगेगा। राष्ट्रपति ने दोहराया कि शटडाउन ने अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि ये राजनीतिक असहमति अमेरिकी जनता पर भारी पड़ रही है। आपको बता दें कि शटडाउन समाप्त करने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टियों के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत 31 जनवरी 2026 तक बिना रोक-टोक कामकाज जारी रहेगा। इस समझौते में 3 वार्षिक व्यय विधेयकों को वित्त पोषित किया गया है। रिपब्लिकन पार्टी ने स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी बढ़ाने के लिए दिसंबर मध्य तक मतदान कराने का वादा किया है। इस विधेयक से शटडाउन के दौरान हटाए गए संघीय कर्मचारियों को फिर से बहाल किया गया। साथ ही कर्मचारियों को जनवरी तक छंटनी से बचाने और शटडाउन के बाद भुगतान की गारंटी भी दी गई है। ये समझौता सरकार और कर्मचारियों के बीच स्थिरता लाने का प्रयास माना जा रहा है। खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से उकसाने वाला बयान दिया है। आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान 2 मोर्चों पर जंग के लिए तैयार है। उनका कहना है कि देश पूर्वी सीमा यानी कि भारत और पश्चिमी सीमा यानी कि अफगानिस्तान दोनों से एक साथ निपटने की क्षमता रखता है। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि पहले राउंड में अल्लाह ने पाकिस्तान की मदद की थी और दूसरे राउंड में भी वही साथ देगा। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान राजनीतिक और आर्थिक संकट में घिरा हुआ है और अफगानिस्तान के साथ उसकी शांति वार्ता भी विफल हो चुकी है। इसी बीच आसिफ ने दिल्ली ब्लास्ट पर भी विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये कोई आतंकी हमला नहीं बल्कि गैस सिलेंडर विस्फोट था। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वो इस घटना को विदेशी साजिश बनाकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आसिफ के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। एजेंसियों का कहना है कि शुरुआती जांच में दिल्ली धमाके में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक मिलिट्री ग्रेड का पाया गया है, जो आतंकियों की साजिश की ओर इशारा करता है। भारतीय सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के मंत्री का ये बयान उसकी घबराहट और बचाव की कोशिश दिखाता है। मौजूदा हालात में इस तरह के बयानों से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट अब और गंभीर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर चिंता जताई और कहा कि अब मास्क भी लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने ये टिप्पणी उस समय दी जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अन्य अदालत में पहुंचे। जस्टिस नरसिम्हा ने अधिवक्ताओं से वर्चुअल सुनवाई का लाभ लेने का सुझाव भी दिया। इस पर सिब्बल ने कहा कि वे मास्क पहनकर आए हैं, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि मास्क भी पर्याप्त नहीं है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। गंभीर AQI आम जनता के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है, जबकि सांस या हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोग इससे और भी अधिक प्रभावित हो सकते हैं। राजधानी और आसपास के शहरों में धुंध और प्रदूषण की मोटी चादर ने दृश्यता को प्रभावित किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सांस लेने में कठिनाई, आंखों और गले में जलन जैसी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को वायु गुणवत्ता 404 दर्ज किया गया। 37 निगरानी केंद्रों में से 27 ने गंभीर स्तर बताया, जिनमें बुराड़ी 433, चांदनी चौक 455, आनंद विहार 431, मुड़का 438, पूसा 302, बवाना 460 और वजीरपुर 452 शामिल हैं।
न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। इस संकट के बीच विशेषज्ञ लोगों से घर के अंदर रहकर सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दे रहे हैं। पुणे के मंडवा इलाके में सरकारी जमीन सौदे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शिवसेना यूवीटी नेता अंबादास दानवे ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार पार्थ पवार को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि इस विवाद में डिप्टी सीएम अजित पवार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सीधे जुड़े हुए हैं। इस सौदे को लेकर राजनीति में गहरी दरारें दिखाई दे रही हैं और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। दानवे ने दावा किया है कि अजित पवार ने नाराजगी में सरकार से इस्तीफा देने की पेशकश भी की थी। उनके अनुसार वर्षा में हुई बैठक में डिप्टी सीएम ने ये विकल्प रखा कि वे बाहर से सरकार को समर्थन दे सकते हैं। दानवे ने इसके साथ ही सरकार पर आरोप लगाया कि पार्थ पवार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और ये पूरी रणनीति केवल उन्हें बचाने की है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भाजपा को सौदे की पूरी जानकारी थी और इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश बनाई गई है। आपको बता दें कि इस जमीन सौदे में 40 एकड़ जमीन 300 करोड़ रुपए में अमादिया इंटरप्राइजेज एलएलपी को बेची गई है। पार्थ पवार इस कंपनी के साझेदार हैं, जबकि जमीन की वास्तविक कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विवाद बढ़ने पर अजित पवार ने सौदा रद्द कर दिया और कहा कि पार्थ को सरकारी जमीन होने की जानकारी नहीं थी। दानवे ने चेतावनी दी है कि अगर राजनीति में हस्तक्षेप हुआ तो पार्थ पवार को आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है और इसे आपराधिक मानसिकता की निशानी बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की प्रतिष्ठित ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया। उन्होंने इसे प्रदेशवासियों के लिए गौरव का क्षण बताया और उत्तर प्रदेश के हॉकी इतिहास को याद किया। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा चीन, बेल्जियम, जापान, स्पेन, न्यूजीलैंड, चिली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कुल 24 टीमें हिस्सा लेंगी। सीएम ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद और KD सिंह बाबू की उपलब्धियों को याद करते हुए प्रदेश में उनकी स्मृतियों को संरक्षित करने के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और बाराबंकी में KD सिंह बाबू म्यूजियम का जिक्र किया। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों का भी जिक्र किया। उन्होंने हॉकी इंडिया को सम्मान दिलाया, जिन्होंने पद्म पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों जैसे मोहम्मद शाहिद, अशोक कुमार, रविंद्र पाल, सैयद अली, डॉक्टर RP सिंह और अन्य खिलाड़ियों के योगदान की सराहना की। इसके साथ ही वर्तमान खिलाड़ियों राजकुमार पाल, उत्तम सिंह, विष्णुकांत सिंह, मुमताज, साक्षी, ज्योति और पूर्णिमा को भी प्रदेश और देश का गौरव बताया। समारोह में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव, हॉकी इंडिया के पदाधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। टूर्नामेंट 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरई में आयोजित होगा, जिसमें भारत तीसरी बार घरेलू मैदान पर खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगा। विश्व कप की ट्रॉफी के लखनऊ आगमन पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री सुहास LY जी, निदेशक डॉक्टर RP सिंह जी, महासचिव हॉकी इंडिया श्री भोलानाथ सिंह जी, DG हॉकी इंडिया कमांडर RK श्रीवास्तव जी, महासचिव उत्तर प्रदेश हॉकी श्री रजनीश कुमार मिश्रा जी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
हॉकी इंडिया से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारी, ये मेरे लिए और प्रदेशवासियों के लिए आह्लादित होने वाला क्षण है जब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई नगरों में होने जा रहा है, इसके 14वें HIF हॉकी जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई है। मुझे बताया गया कि 14वें HIF हॉकी जूनियर विश्व कप वर्ल्ड कप में 24 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिनमें भारत, जापान, चीन, स्पेन, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, चिली, आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, नामीबिया, मिस्र, जर्मनी, अर्जेंटीना और ओमान, ये सभी इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण भी है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद इसी उत्तर प्रदेश की धरती में जन्म लिए थे और उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक में हॉकी के लिए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेजर ध्यानचंद की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रही है, जिसमें पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही भारतीय हॉकी से जुड़े हुए और भारतीय हॉकी के एक बहुत ही यशस्वी जो खिलाड़ी थे श्री केडी सिंह बाबू, वह भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे थे और श्री केडी सिंह बाबू की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए बाराबंकी में स्थित उनके पैतृक आवास को एक बेहतर म्यूजियम के रूप में बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उस हवेली को लेकर के और उसमें केडी सिंह बाबू और हॉकी इंडिया के अच्छे म्यूजियम को बनाने की कार्रवाई वहां पर वर्तमान में राज्य सरकार की चल रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने अनेक ऐसे हॉकी के खिलाड़ी दिए हैं जिन लोगों ने हॉकी इंडिया को गौरवान्वित करके भारत को दुनिया में एक सम्मान दिलाया है। इनमें पद्म पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद शाहिद, अशोक कुमार, रविंद्र पाल, सैयद अली, डॉक्टर आरपी सिंह, सुजीत कुमार, अब्दुल अजीज, सुबोध खंडेकर, रजनीश मिश्र, मोहम्मद शकील, देवेश चौहान, एमपी सिंह, जगवीर सिंह, विवेक सिंह,
राहुल सिंह, दानिश मुतजबा, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, श्रीमती प्रेम माया, श्रीमती रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिष्ट, पुष्पा श्रीवास्तव, रजनी जोशी, सुश्री वंदना कटारिया, ऋतुषा कुमारी, आर्या प्रीति दुबे जैसे हॉकी के खिलाड़ियों ने प्रदेश का और देश का भी गौरव इस क्षेत्र में बढ़ाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश के राजकुमार पाल, उत्तम सिंह, विष्णुकांत सिंह, मुमताज, साक्षी, ज्योति, पूर्णिमा आदि हॉकी खिलाड़ी सीनियर और जूनियर महिला एवं पुरुष वर्ग की भारतीय टीम में चयनित होकर प्रदेश और देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। आज जब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की जो 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में तमिलनाडु में होने जा रहा है, इस आयोजन से जुड़ी हुई ट्रॉफी के उत्तर प्रदेश आगमन पर मैं इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए हॉकी इंडिया से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का लखनऊ आगमन पर स्वागत करता हूं और जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बिहार में चुनावी रण थम चुका है। अब सभी की निगाहें टिकी हैं 14 नवंबर पर, जब खुलेगा पटना की गद्दी का ताला। लेकिन नतीजों से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीति के मैदान से कदम बढ़ाकर अब पहुंच गए हैं आस्था के दरबार में। सुबह सुबह पटना हाईकोर्ट की दरगाह पर चादरपोशी, फिर महावीर मंदिर में भगवान हनुमान की पूजा और उसके बाद पटना सिटी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में मत्था टेककर मांगी दुआ। राज्य में शांति, संभाव और अमन चैन की। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ये सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि संतुलन की राजनीति का संकेत है। एक ऐसा संदेश जो हर धर्म और हर मतदाता को जोड़ने की कोशिश करता है। दूसरी ओर वैशाली में तेजस्वी यादव के समर्थक भी पीछे नहीं। वो आरजेडी नेता केदार प्रसाद यादव ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 24 घंटे का हवन और यज्ञ शुरू किया। कहते हैं भोलेनाथ की कृपा से इस बार तेजस्वी ही गद्दी संभालेंगे, लेकिन असली फैसला होगा 14 नवंबर को, जब जनता का आदेश सामने आएगा। एग्जिट पोल कह रहे हैं एनडीए फिर सत्ता में लौटेगी, लेकिन असली नतीजे बताएंगे कि गद्दी पटना की नीतीश संभालेंगे या फिर तेजस्वी। और आवाज समाचार में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से इस वक्त की सबसे दर्दनाक खबर, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में ऐसा धमाका हुआ कि पूरी बस्ती दहल उठी। टिकैत नगर थाना क्षेत्र के सराय बरई गांव में गुरुवार को दोपहर जब लोग रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, तभी अचानक गूंजा एक जबरदस्त धमाका। धूल, धुआं और चारों तरफ चीख पुकार। धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इस हादसे में जब 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला, आग पर काबू पा लिया, लेकिन अब भी रह रहकर छोटे धमाके सुनाई दे रहे हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है।
डीएम, एसपी और आईजी अयोध्या खुद मौके पर पहुंच गए हैं। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि फैक्ट्री को विनिर्माण का लाइसेंस प्राप्त था, लेकिन विस्फोट कैसे हुआ इसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। क्या ये धूम्रपान की गलती थी या कोई और तकनीकी चूक, ये बड़ा सवाल अब जांच के घेरे में है। लोगों से अपील की जा रही है कि अफवाहों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर बने रहें। साथ ही प्रशासन ने आसपास के पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। और जरा सोचिए, जब दिल्ली के लाल किले के पास धमाके के बाद पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है, ऐसे में बाराबंकी जैसे जिले में ये विस्फोट कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो नहीं खड़े कर रहा। फिलहाल राहत बचाव जारी है और जांच टीम इस कोशिश में है कि कोई और जान खतरे में न पड़े। बाराबंकी के इस हादसे ने एक बार फिर से सबको झकझोर दिया है, क्योंकि आग, पटाखे और लापरवाही जब साथ आते हैं तो नतीजा हमेशा डरावना होता है। फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली अपनी आगामी फिल्म ग्लोब ट्रॉटर को लेकर सुर्खियों में है। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। हाल ही में मेकर्स ने प्रियंका का फिल्म से फर्स्ट लुक जारी किया, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। फिल्म की रिलीज से पहले इसका भव्य इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें राजामौली, महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन मौजूद रहेंगे। इस मौके पर फिल्म की पहली झलक भी दिखाई जाएगी। वहीं इसे लेकर अब एक और खबर सामने आ रही है। दरअसल विजय की रैली और अल्लू अर्जुन से जुड़ी हुई हालिया घटनाओं के बाद इस कार्यक्रम में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। राजामौली ने अपने प्रशंसकों से अपील की है कि वे 15 नवंबर को होने वाले इस इवेंट के दौरान सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन करें और पुलिस के निर्देशों का सहयोग करें। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है और कहा है कि आरएफसी का मुख्य द्वार बंद रहेगा। कृपया अपने एंट्री पास के निर्देशों का पालन करें ताकि कार्यक्रम सभी के लिए सुरक्षित और आनंददायक बने। आपको बता दें कि ग्लोब ट्रॉटर, जिसे SSMB 29 के नाम से भी जाना जाता है, एक साहसी खोजकर्ता की कहानी पर आधारित फिल्म है। ये फिल्म $116 मिलियन के बजट के साथ भारत की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बताई जा रही है। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद, उड़ीसा और अफ्रीका में की गई है। प्रियंका चोपड़ा के किरदार मंदाकिनी और पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार कुंभा के पोस्टर पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं और अब दर्शक 15 नवंबर के इस इवेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।